हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स में। और आज अपन पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, अभी तक अपन ने इसमें जो पढ़ा है, जो क्लास 12 की फिजिक्स के जो फर्स्ट भाग है उसमें आवेश पढ़ा था। ठीक है, और आवेश के बारे में उसके गुण पढ़े थे, उसकी विधियां पढ़ी थी आवेशण की। फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। ठीक है, तो कूलाम के नियम से जुड़ा हुआ जो आगे टॉपिक है ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि ये क्या कहता है कि ये कहता है मान लो कोई आवेशों का निकाय है। आवेशों का निकाय मतलब सिस्टम है कोई आवेशों का, मतलब जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो। ठीक है, जिसमें दो से ज्यादा आवेश हो। दो आवेशों के बीच में तो लगा है कौन सा, कूलाम का नियम पढ़ा है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर ऐसा कोई निकाय है जिसमें दो से ज्यादा आवेश है। मान लेते हैं कि एक Q आवेश है, एक आवेश Q1 है यहां पे। ठीक है, एक और आवेश Q2 है। ठीक है, एक और आवेश Q3 है, एक और आवेश Q4 है। ठीक है, इनकी इससे दूरी कितनी है, ये R1 है, R2 है, R3 है और ये R4 है। ठीक है, अब जो अध्यारोपण का सिद्धांत अब हमें अब ये दिया कैसे और क्यों आया, तो हमको पता है कि ये आवेश इस आवेश पे जो बल लगाएगा वो किधर होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, तो जो अनुदिश है मतलब ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब ये इसको धक्का मारेगा। इधर F1 वेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्शन की दिशा भी देख रहे हैं। ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, F2 प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना यार। ठीक है, F3 क्या करेगा, इधर लगेगा F3, और ये क्या करेगा, इसको इधर लगाएगा F4। हमें सारे बल पता चल गए और उनकी दिशा पता चल गई कि ये इस पर इधर बल लगाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इनको जोड़ कैसे, इनका इस आवेश पे नेट फोर्स कैसे निकाले, परिणामी बल कैसे निकाले। ठीक है, तो परिणामी बल निकालने के लिए ये सिद्धांत ये आया, ये लॉ आया, ये प्रिंसिपल आया। ठीक है, कि हमें इसमें जो मिला कि जो Q आवेश है उस पे जो, ठीक है, इसमें पता चला कि जो Q आवेश है उस पे जो अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल हैं, अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल, उनका जो परिणामी है F नेट है। ठीक है, परिणामी है वो इन सारे बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये इन सारे बलों के सदिश योग के बराबर होता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 और F4 डॉट 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 आगे भी चलता चला जाएगा। अगर हम n आवेश लेंगे, n आवेशों को निकाय होगा तो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मैं एक और n आवेश बना देता हूं तो ये क्या लगेगा, डॉट 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 एक Fn भी लगेगा। ठीक है, Fn भी लगेगा तो ये कहां तक जाएगा, Fn तक जाएगा। अरे यार हाँ या ना, समझ में तो आया कि वो ये सिद्धांत आया क्यों, क्योंकि जब दो आवेशों के बीच में बल निकालना था वो तो हमें कूलाम ने बता दिया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर जब भी किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, और किसी एक पे बल चाहिए, उन सबके कारण किसी एक पे बल चाहिए, एक पे परिणामी निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट कैसे निकलेगा, उन सारे बलों के उनके द्वारा उस आवेश पर लगाए गए सारे बलों के परिणामी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। जैसे क्या, जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की क्या खास बात होती है कि सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। मतलब इसकी जो भुजा है वो L है, मतलब ये भी L है, ये भी L है और ये भी है। ठीक है, इस समान आवेश रखा है तीनों कोनों पे। ठीक है, और इसके कारण हमको क्या चाहिए, ये है, ये B है और ये C है। ठीक है, हमें पता है अगर भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे, और समबाहु त्रिभुज होते ही हैं तीनों। कितने कितने के होंगे, 60 के। क्यों 60 के होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और 180 को डिवाइड 3 करोगे तो कितना है, 60 सारे एंगल आ जाएंगे, सारे कोण आ जाएंगे। तो मान लो उसने पूछा कि बिंदु C पर उपस्थित आवेश पर
परिणामी बल ज्ञात करो, परिणामी बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस पे निकालना है बिंदु सी पे। तो बिंदु सी पे कैसे निकालेंगे कि अब हम देखेंगे इसमें देखो दो से ज्यादा आवेश है, और दो से ज्यादा आवेश है तो हम क्या करेंगे कि पहले दो आवेशों के बीच में पड़ा है उसको देख लो। ये वाला आवेश इस पे बल लगाएगा कूलम के कारण, कौन सा समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब इधर इस बल की दिशा किधर होगी, इधर, इसको मैंने F1 मान लिया। ठीक है, ये वाला आवेश भी इस पे लगाएगा किधर, F2, इधर लग गया, ये F1 है और ये F2। अब हमको क्या करना है, इस पर परिणामी निकालना है, नेट निकालना है। नेट निकालना मतलब जोड़ना है, और इनका जोड़ सीधे सीधे नहीं होगा कि सीधे इस पे 10 न्यूटन लगा, इस पे 15 न्यूटन लगा, और हम क्या कर रहे हैं कि 10 और 15 जोड़ दें तो 25 आ जाए। नहीं, जो 10 और 15 जोड़ के जो निकालना होता है वो अदिश योग है। ठीक है, वो सदिश योग नहीं है। सदिश योग करना होता है तो उनके बीच में हमें कोण भी देखना पड़ेगा, और कोण मान लो कितना है, क्या है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सम्मुख कोण है सीसा सम्मुख है तो 60 अंश। ठीक है, अब मैं बल निकाल लूंगा, मुझे कोण पता है। देखो हम 11th में पढ़ते हैं, मैं तुमको इधर बता देता हूं कि हम 11th में पढ़ते हैं कि जब भी दो सदिशों को जोड़ा जाता है, जब भी दो सदिशों को, जो दो सदिश हैं एक दूसरे से, मान लो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, एक दूसरे से कितने कोण पे, थीटा कोण। ठीक है, जब भी इनको जोड़ना है, इनका योग करना है तो सिंपल सीधे सीधे नहीं होगा ए प्लस बी, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में इनकी दिशा देखनी पड़ेगी। तो दिशा देखने के लिए इसका कोण देखना पड़ेगा, मतलब इनका परिणामी आता है आर बराबर, वो होता है अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। ठीक है, ये क्या है, दो सदिशों के योगफल का सूत्र है। अब बातें आती है कि अब एंगल देखेंगे तो अगर एंगल कैसा है दोनों के बीच में, ठीक है, यदि ए और बी के एंगल कितना है, थीटा बराबर 0 है, तो थीटा बराबर 0 है तो cos 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो अब ये मैं रख दूं तो देता हूं, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना, थीटा की जगह cos 0, और cos 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा, r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडरूट। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सब पे वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशि को ऐसे ही निरूपित किया जाता है। तो तुम समझो बात को कि जब भी दो सदिशों के बीच में 0 अंश का कोण है, सिर्फ एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो उनको तुम सीधे सीधे जोड़ सकते हो। ठीक है ना, कि अगर मुझे किसी ने धक्का मारा 5 न्यूटन का इधर और फिर 3 न्यूटन का इधर ही मारा, तो मेरा परिणामी कितना होगा, 8 न्यूटन। क्यों, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में, दोनों लोगों ने एक ही दिशा में धक्का मारा है मुझे, तो टोटल बल कितना लगा मेरे ऊपर, 8 न्यूटन का। ठीक है ना, क्योंकि कोण कितना है, एंगल कितना है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है, एक ही दिशा में सीधे सीधे जुड़ जाएगा, अगर विपरीत दिशा में तो सीधे सीधे घट जाए। एक ने 5 से मुझे खींचा, एक ने 3 न्यूटन से खींचा, तो क्या होगा, मैं 2 न्यूटन परिणामी की तरफ जाऊंगा ना, मैं 2 न्यूटन वाले की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, परिणामी कितना आ रहा है, 2, 5 में से 3 घटा, क्योंकि यहाँ पे दिशा विपरीत होगी, 180 अंश का कोण है, और 180 का होगा तो cos 180, और cos 180 का मान -1, और माइनस रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो जब भी अगर 0 अंश का कोण है तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, और 180 है तो सीधे सीधे घटा देंगे। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूं, वही सेम फॉर्मूला यहां लगाऊंगा, और यहां लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, f बराबर f नेट बराबर अंडरूट में f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अरे यार ठीक है ना, अब मेरे पास मुझे पता है थीटा का मान, f1 का मान निकाल लेता हूं, f1 किस किस के बीच है, इसके और इसके बीच का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k q1 q2 समान है तो q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी l स्क्वायर। ठीक है, जो f1 आ गया। f2 मुझे निकालना है तो क्या होगा, f2 निकालना है तो क्या होगा, वही सेम टू सेम, क्योंकि आवेश समान है और दूरी भी समान है, तो क्या होगा, k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। f1 और बराबर f2 है तो क्या रख सकता हूं, थीटा बराबर कितना है मेरा, थीटा बराबर है 60 अंश, तो मैं रख दूंगा, यहां पर रख देता हूं, तो f नेट बराबर मैं बराबर रख देता हूं f1 बराबर f2। ठीक है, तो f
F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60। अरे यार मैंने F2 की जगह भी क्या रख दिया, बर रख दिया, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं तो मैं रख सकता हूं, ठीक है ना। और रख सकता हूं तो क्या हो जाएगा, cos 60 का मान 1/2, तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इनटू cos 60 1/2, इससे कटेगा F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर में 3F1 स्क्वायर, बाहर क्या आएगा अंडर 3F1, ठीक है। और F1 का मान कितना है, ये रहा, तो कितना आएगा परिणामी मेरे पास, अंडर 3KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अरे यार आ गया कि नहीं आ गया, यही मेरा मान है, ये इतना ही न्यूटन का ये बल लग जाएगा इस पे। परिणामी बल कितना लगेगा, इतने न्यूटन। अगर हम सीधे सीधे जोड़ते तो कितना आता, F1 प्लस F2 मतलब 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, जो गलत हो जाता, ठीक है। सही क्या है ये, क्योंकि जब भी दो सदिश राशियों को जोड़ना है, ठीक है, तो उनके बीच में हमें एंगल देखना ही पड़ेगा, कोण देखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये अध्यारोपण है और ये उसके ऊपर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब भी हमें देखो, जरूरी थोड़ी यही निकाय है समबाहु त्रिभुज, कैसे भी मिल जाए हमको, हमें वर्ग मिल जाए, ठीक है, हमें आयत मिल जाए, हम क्या देखेंगे, उस एक आवेश पर बाकी बचे दो आवेशों के कारण बल निकालेंगे। अगर यहाँ इसकी जगह वर्ग होता तो क्या होता, इसकी जगह वर्ग क्या होता तो क्या होता कि इसमें 4 आवेश होते, तो एक आवेश पे बल परिणामी निकालना है तो बाकी 3 के कारण निकालते। अगर इसके केंद्र पे पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस केंद्र पे एक अन्य आवेश है, इस पे इसके कारण 3 के कारण लगता, ठीक है ना। फिर हम दूरी अलग बदल जाती थी, फिर हम दूरी निकालते। हमें क्या देखना है, दो आवेश और उनके बीच की दूरी, और उनको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उसके उनका जो किसी भी एक आवेश पर जो परिणामी बल होगा वो उन सारे आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे। ठीक है, तो हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, ठीक है। अध्यारोपण में हमने सीख लिया कि जब भी किसी एक आवेश पे अन्य सभी आवेशों के द्वारा जो परिणामी बल होगा तो वो उन सारे आवेशों के द्वारा लगाए गए परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। अभी जो अपन पढ़ेंगे कूलाम के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो हमें देनी चाहिए, जो कभी कभी एग्जाम में आती है, ठीक है। बहुविकल्पी जो, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाते हैं। कि पहली बात तो ये है, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि मान लो दो आवेश हैं Q1 और Q, ठीक है, Q1 Q, और एक तीसरा आवेश है, मान लो यहां रख दिया मैंने Q3, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस आवेश से, ये आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जैसे F इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या, K Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं F1 मान लूं, अपॉन R स्क्वायर, इसकी बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। इस बल पर, इस वाले बल पर ये जो आवेश इस पे अलग बल लगा रहा है या ये वाला आवेश इस पे जो बल लगा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन दोनों के आपसी बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कूलाम के नियम में कि जो दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, ठीक है, उस पर किसी अन्य तीसरे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम कहीं भी रख दो। हाँ, ये आवेश इस पे बल लगाएगा, ये आपस में बल लगाएंगे, ये दोनों आपस में बल लगाएंगे, पर ये दोनों जो आपस में इनका बल लग रहा है इस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि दो जो कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उस पर तीसरे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल पर, कौन से बल पर, विद्युत बल पर, ठीक है, किसी तीसरे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई जो तीसरा आवेश है वो उससे स्वतंत्र होता है, किसी तीसरे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है इनका आपसी बल है, ठीक है, इस जो बल है उस पर किसी तीसरे आवेश से कोई फर्क नहीं पड़ना है।
दूसरा जो पॉइंट है ध्यान देने लायक, जो इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी दो बल एक दूसरे से आर दूरी पर रखें, Q1 और Q2, ठीक है, आर दूरी पर रखें, ठीक है, तो इनके बीच में कहीं भी F नेट 0 होगा, ठीक है। अब वो F नेट 0 हो गया, उसको उदासीन बिंदु कहें या उसको साम्यावस्था की स्थिति कहें, ठीक है, तो वो उस ओर होगी, वो उदासीन बिंदु उस ओर होगा जिधर छोटा आवेश है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि Q2 छोटा है Q1 से, Q2 छोटा है Q1 से, तो जो उदासीन बिंदु है जहां F नेट 0 है वो यहां मिलेगा, कहां, Q2 की तरफ। अगर Q1 छोटा होता तो कहां मिलता, Q1 की तरफ, ठीक है ना। जो उदासीन बिंदु हमें कहां मिलेगा, हमेशा छोटे आवेश की तरफ, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है, उदासीन बिंदु हमेशा, ठीक है, छोटे आवेश की ओर होगा, छोटे आवेश की ओर होगा। इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे, अब एग्जांपल लेंगे तो पता भी चल जाएगा क्यों छोटे आवेश की तरफ होगा, ठीक है। और अगर आवेश समान है परिमाण में, तो मतलब Q1 बराबर Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों आवेश समान है, Q1 बराबर Q2 है, तो उनका जो परिणामी होगा, ठीक है, उनका मतलब जो F नेट होगा या जो उदासीन बिंदु का है वो कहां होगा, एकदम बीच में, मध्य बिंदु पे होगा, ठीक है। अगर ये दूरी r है पूरी, तो कहां पे मिलेगा हमको, r/2, बीच में, ठीक है। अगर आवेश कैसे हैं, परिमाण में समान है, परिमाण में समान आवेश हैं, ठीक है, तो जो उदासीन बिंदु होगा, ठीक है, वो कहां होगा, एकदम बीच में, ठीक है। अगर परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, ठीक है, एक पे -q है, एक पे +q, ठीक है, परिमाण में समान और दिशा में मतलब अलग अलग प्रकृति के आवेश है, ये कह सकते हैं, -q1 और +q, ठीक है। तो जो उदासीन बिंदु है वो निकाय से बाहर होगा, मतलब इधर कहीं होगा या इधर कहीं होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो उदासीन बिंदु है, ठीक है, विपरीत अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, तो उदासीन बिंदु मतलब जिसपे F नेट कितना हो, 0, कहां होगा, निकाय के बाहर, निकाय के बाहर होगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें थी जिनको हमें ध्यान देने की जरूरत है, जहां से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, कि जब भी दो आवेश के बीच में जो बल लगता है वो किसी तीसरे आवेश पे मतलब निर्भर नहीं करता है या इंडिपेंडेंट होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन तीसरा आवेश इस पे कितना बल लगाएगा, इस पे कितना बल लगाएगा, इनका आपसी जो बल है वो अलग होगा, ठीक है। दूसरे में ये है, बाकी नोट कर लो सारे बच्चे। ठीक है, तो अभी जो अपन पढ़ेंगे वो है आवेशों की साम्यावस्था, ठीक है। तो आवेशों की साम्यावस्था क्या होती है, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो आवेशों की साम्यावस्था, ठीक है, ऑफ चार्जेस, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसमें अभी बताया कि मान लो दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे, r दूरी पे, ठीक है। अब इनके बीच में कोई ना कोई हमारा इस उदासीन बिंदु होगा या हम साम्यावस्था, जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, F नेट 0 होगा, हमें पता है ये वाला इसको, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या कर रहा है, इधर धक्का मार रहा है, इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, ये वाला इसको इधर कर रहा है, तो कहीं ऐसा होगा जहां पे F नेट कितना होगा, 0, क्योंकि परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। तो मतलब एक पे माइनस का होगा, एक पे प्लस का होगा, अगर डायरेक्शन दिशा देखेंगे तो F नेट कहीं ना कहीं तो 0 होगा, और जहां 0 होगा तो हमें अभी पता नहीं है, तो हम साम्यावस्था के बिंदु हम उसको निकालने की कोशिश करें, तो क्या होगा कि मान लेते हैं हमें अभी पता नहीं है दोनों के बीच में कहां पे उदासीन बिंदु होगा या कहां पे ये निकाय साम्यावस्था में होगा,
तो मैंने वो पॉइंट मान लिया, ये मान लो ये ए और बी है, तो मैंने सी मान लिया इसको कि इस पॉइंट सी पे जो निकाय है वो साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था का मतलब होता है एफ नेट 0। जैसे हमारे पास ये मार्कर, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिया, ठीक है, जहां पे एफ नेट 0 हो जाए उसको क्या कहेंगे, साम्य अवस्था की स्थिति कहेंगे। ये साम्य अवस्था की स्थिति है, क्योंकि ये बराबर है, दोनों साइड में समान द्रव्यमान बटा हुआ है इस पे, तो इसका एफ नेट कहां मिल रहा है हमको, बीच में। अगर अलग अलग होता तो कहां मिलता, उसके अनुसार मिलता, ठीक है। तो मान ले यहां हमें इस पॉइंट को पता नहीं है कहां पे, तो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। और अब ये x है इतनी, पूरी ये r है, तो इधर की कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। अरे हाँ या ना यार, ठीक है, ये r माइनस एक्स हो जाएगी। अब मुझे एफ नेट साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में क्या होता है, एफ नेट 0 होता है, ठीक है। उस पे जो उस पॉइंट पे परिणामी जो बल है उस पे क्या होगा, 0 होगा। मान लो यहाँ पे अभी देखो 2 चार्ज हैं, अब सिस्टम बनाना है तो 2 से ज्यादा चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक और चार्ज ले लिया, इसको मैं क्या क्यू दे दिया, ठीक है, कैपिटल क्यू, कुछ भी ले सकता हूं, मैंने कैपिटल क्यू ले लिया। अब क्या, मैं मुझे फोर्स इस वाले चार्ज पे, इस वाले आवेश पर बल निकालना है, तो इस वाले आवेश पे कौन कौन से आवेश बल लगाएंगे, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, 2 बल लगेंगे। ये वाला आवेश ये वाले आवेश को क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, मतलब F1 हो गया ये, ठीक है। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, मतलब F2 हो गया ये। अरे हाँ या ना, 3 आवेश हैं तो किसी एक आवेश पे निकालना है, तो इस आवेश पे कौन कौन बल लगाएगा, ये तो ये वाला लगाएगा, ये वाला लगाएगा, ठीक है। ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, तो मुझे एफ नेट 0 करना है। तो एफ नेट क्या है, F1 प्लस F2 बराबर 0, सदिश योग 0 करना है, कोई परिणामी बल 0 करना है, ठीक है। अब F1 कितना है मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देखो F1 जो है, F1 की दिशा A है, अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये प्लस x में और ये माइनस x में, तो मतलब आप जो भी इनके परिमाण आए हैं लेकिन डायरेक्शन तो विपरीत है, डिफरेंट है। तो मैंने अगर मुझे एफ नेट चाहिए, ठीक है, तो F1 तो ये हो गया, प्लस F2 को मैं इधर लिख सकता हूं, F2 को क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं जोड़ना चाहूं तो माइनस के F2 लिख सकता हूं बराबर 0। अरे यार, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो अगर मैं एक ही दिशा में जोड़ने का मतलब जोड़ूंगा पर अपने आप घट जाएंगे ना, ये जोड़ने का मतलब क्या है, दोनों के बीच में दूसरे हिसाब से देख लो। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे पता है कि एक इधर है वेक्टर और एक वेक्टर इधर, इनके बीच में कोण कितना है, 180। मैंने बताया था कि जब भी 2 सदिशों के बीच में 180 का कोण है वो सीधे सीधे घट जाएंगे। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे घट जाएंगे, हम कैसे मान लें। मैंने अभी बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूं कि जब भी 2 सदिशों को जोड़ते हैं तो उनका जो फॉर्मूला होता है एफ नेट का, वो क्या होता है, अंडरूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा की जगह क्या है दोनों के बीच में 180, और cos 180 का मान कितना होता है माइनस के 1, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस के 2F1 F2, ये क्या होता है F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर। अरे यार हाँ है ना, इससे कट गया, पर से वर्गमूल हट जाएगा ना, तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा F1 माइनस F2। अरे यार यही तो अपन लिख रहे थे, यही तो मैं आप बता रहे थे सर कि जब भी 2 सदिशों के बीच में 180 का कोण है तो सीधे सीधे घट जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है कि F1 ये है, ठीक है, अगर हमको इसको लिखना है तो क्या होगा, अगर जोड़ेंगे तो माइनस के F2 जुड़ेगा, और माइनस के F2 जुड़ेगा तो अपने आप क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है। अब ये हो गया, इसके अब मुझे बस इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना, मुझे F1 निकालना है। F1 किसके बीच है, इसके और इसके, तो क्या होगा कि Q1 इंटू Q अपॉन बीच की दूरी कितनी है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के F2 किसके बीच है, कैपिटल Q और Q2 के बीच में, Q इंटू Q2 अपॉन R माइनस x का होल स्क्वायर बराबर कितना करना है 0, क्योंकि तभी तो निकाय साम्य अवस्था में होगा। इसको मैं उधर ले जाऊं तो k Q1 Q अपॉन x स्क्वायर बराबर k
Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है ना। तो मेरे पास बचा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं क्या करूं, दोनों साइड में वर्गमूल ले लूं। वर्गमूल लूंगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में Q1 अपॉन एक्स, ठीक है, बराबर अंडर रूट में Q2 अपॉन R माइनस एक्स। इसको इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में Q1 R माइनस अंडर रूट में Q1 x बराबर अंडर रूट में Q2 x। इसको उधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट में Q1 R बराबर, देखो इसको उधर ले जाऊंगा तो अंडर रूट में Q2x प्लस अंडर रूट में Q1 x। दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x कॉमन ले लिया, अंडर रूट के Q1 प्लस अंडर रूट के Q2 बराबर अंडर रूट के Q1 R। मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, x बराबर अंडर रूट के Q1 R अपॉन अंडर रूट के Q1 प्लस अंडर रूट के Q, ठीक है। अरे यार, इतनी दूरी पर निकाय संतुलन में होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो दोनों, ये एक माइक्रो कूलाम या एक कूलाम का फोर्स वो आवेश है और ये 9 कूलाम का आवेश है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है, पता करना है इन दोनों के बीच में जहां पे एफ नेट कितना हो जाए, 0 हो जाए। और मैंने पढ़ा था अभी, देखो स्पेशल पॉइंट में, महत्वपूर्ण बिंदु में हमने देखा था कि जब भी दो निकायों के बीच में उदासीन बिंदु ढूंढना है तो कहां होगा, हमेशा छोटे आवेश की तरफ। देखो यहां से प्रूफ भी हो जाएगा वो। और दूसरा, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कहां पे एफ नेट, साम्यावस्था की स्थिति एफ नेट 0 करना है, तो मैंने यहां कर दिया कि मान लो ये बिंदु है जहां पे इसको ए, बी और ये सी पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस पे, x पे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस x, ठीक है। हाँ या ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे x बराबर सीधे इस फॉर्मूले में रखने दो, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या होगा, Q1 का मान 1 इंटू R कितनी है, 12 सेंटीमीटर, Q1 का मान 1, Q2 का मान 9, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणा 12 बट्टे वर्गमूल 1, वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और अंडर 9 का 3 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 12 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अरे यार, x बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। मतलब जो उदासीन बिंदु है या साम्यावस्था की स्थिति है वो कहां मिलेगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 कूलम आवेश से 3 सेंटीमीटर पर, ठीक है, और 9 कूलम आवेश से 12 उठा दो, तो 1 कूलम आवेश से, ये किससे है, 1 कूलम आवेश से, किससे, 1 कूलम आवेश से, ठीक है। अगर 9 कूलम आवेश चाहिए तो 1 कूलम आवेश से, अगर 9 कूलम आवेश से तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये x, तो ये r माइनस एक्स है, तो r माइनस मतलब 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। मैंने बोला था, ठीक है, कि उदासीन बिंदु हमेशा किसकी तरफ आएगा, छोटे आवेश की तरफ। आ भी गया, छोटे आवेश की तरफ है, यहाँ पे मिला है x बराबर 3 पे, ठीक है। तो इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आते भी हैं कि 2 आवेश हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई तीसरा आवेश कहां रखें कि वो निकाय संतुलन में आ जाए, एक तो इस तरह का केस बनता है, ठीक है। दूसरा ये कह देगा कि 2 आवेशों के बीच में एक आवेश कितना रखें, ठीक है, कि जिससे वो निकाय संतुलन में आ जाए या साम्यावस्था में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हमको क्या करना है, हमको कुल मिला के एफ नेट 0 कर देना है उस पॉइंट पे। हमें पता नहीं है, मान लेंगे तो उस पे परिणामी कितना कर दो, 0, तो वहां से वो पॉइंट आ जाएगा कि इस पॉइंट पे एफ नेट 0 होगा। और अगर ये बोला है कि समान परिमाण के आवेश है, उनके बीच में उदासीन बिंदु है और कितना आवेश रखें, Q का मान पूछे, तब भी सेम प्रोसेस अपन को फॉलो करना है, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे।